जय हिंद दोस्तों। आज हमारी वीडियो एक रिप्लाई वीडियो रहने वाली है। ठीक है, वो एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष का लाडला करके। उन्होंने टू फिंगर टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है। जैसे कि आपको पता है मैंने भी एक वीडियो बनाई थी टू फिंगर टेस्ट के रिगार्डिंग, लेकिन जो मैंने फैक्ट उसमें रिप्रेजेंट किए हैं टू फिंगर टेस्ट में, उन्होंने जो फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए टू फिंगर टेस्ट में वो बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने कहा है अपनी, आप देखोगे जाके उनकी, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप देखोगे जाके, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है वो कंडक्ट होता है किसके लिए, रेप को चेक करने के लिए। जबकि मैंने अपनी वीडियो में स्पेशली मेंशन किया है कि टू फिंगर टेस्ट का लेना देना रेप से रिगार्डिंग कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो इन सारी पूरा कंक्लूजन होता है कि इस टाइप की जो लोग हैं उनसे अगर आप वीडियो देखते हो, देखो उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनकी वीडियो अगर देखते हो आप एक बार ज़रूर अपने अंदर ये डाल लें, इस टाइप की वीडियो को देखने से पहले फैक्ट चेक ज़रूर करें। ठीक है, उन पर अंधा विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ उसमें ये बताने वाला हूँ कि टू फिंगर टेस्ट रेप के लिए नहीं होता, रेप के लिए जो टेस्ट होते हैं कंडक्ट, उसके बारे में पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ किस तरीके से कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें प्लीज़। तो जिस टेस्ट को बोलते हैं कि फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट, इसको बोला जाता है फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेक्सुअल असोल्ट। और उसकी गाइडलाइंस मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, CFSL सेंटर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर कह रहा हूँ MHA। सिर्फ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको सामने इस वीडियो में कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या गाइडलाइंस दी हुई है कि रेप विक्टिम्स जब आते हैं हॉस्पिटल में तो उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर और क्या क्या टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहला उस पूरे उसमें इंट्रो में क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है, पहले बात करते हैं इंट्रो की। इस पूरी PDF की जो MHA की गाइडलाइंस है उसके इंट्रो में दिया हुआ है। मैं आपको लाइन बाई लाइन समझाता हूँ। इन ऑर्डर टू कलेक्ट सूटेबल फोरेंसिक एविडेंसेस द मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ एविडेंस प्रेजेंट इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। का मतलब होता है कि जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या समझना होगा कि उस जो रेप विक्टिम है उसके साथ किस टाइप का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, राइट। फिर उसके बाद में जो स्पेसिमेन होते हैं, मतलब उसका जो पूरा कलेक्ट जो करता है सैंपल्स, उसको कलेक्ट करना होता है, परफॉर्म करना होता है। ठीक है, किसके बाद, जब इंसिडेंट अकर हो जाता है, मतलब हो जा होता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं लाइक DNA हुआ, हेयर सैंपल्स हुए, स्पिटिंग हुआ जैसे कि थूका है, राइट, या फिर स्पर्म का हुआ, स्पर्म इज द मेन, ठीक है, मेन पार्ट। तो इसके इंट्रो में कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि इसके सारे एविडेंसेस को क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब बात करते हैं सेकंड की, रोल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसकी गाइडलाइंस में दे रखा है किसकी भूमिका, कि जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। तो ये दोहरी भूमिका निभाते हैं। दोहरी भूमिका कैसी निभाते हैं, उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये कोट कर रहा हूँ MHA की गाइडलाइंस को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दे प्ले डुअल रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू द सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्सुअल असॉल्ट झेलते हैं उनके लिए जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, दोहरी भूमिका निभाते हैं। कौन सी, पहला रोल क्या है उनका, पहला रोल है वो प्रोवाइड कराते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। सबसे पहले कोई भी रेप विक्टिम या सेक्सुअल असॉल्ट जिसके ऊपर है वो जब जाएगा उसको सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जिस तरीके से कई सारी वीडियोस में इस तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है कि मतलब वो बहुत ही गलत है। और स्पेसिफिकली उसकी वीडियोस में ये भी कहा गया है, और उसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है ये कानून भी है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जस्ट एक टेस्ट है जो होता आ रहा था, ठीक है। और ये प्रैक्टिस थी कि लोग बाग जो डॉक्टर्स थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो करते थे किसको जांचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री और उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। उसका रेप से कोई लेना देना नहीं है। रेप से लेना देना किसका है, पहला मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। इट मीन्स कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है तो उसको प्यार से समझाएंगे, बैठाएंगे, फिर उसके बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है,
फिर लिख रहा है इसमें टू असिस्ट सर्वाइवर्स इन देयर मेडिको लीगल प्रोसीडिंग्स बाय कलेक्टिंग एविडेंस एंड इंश्योरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहा है, पहले एविडेंस को कलेक्ट करेंगे जो भी है, फिर उसके बाद में पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका नाम पता किस तरीके से क्या चीज़ हुई है उसको, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ए रेप केस शैल बी कंडक्टेड बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियरली गाइडलाइंस हैं, क्या है कि रेप केसेस के जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे वो किसके द्वारा होंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब RPM, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स जो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फैक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27(2) जो हमारा सेक्शन 27 सब सेक्शन 2 है किसका, पॉक्सो एक्ट का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसी की गाइडलाइंस के अंदर है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डैट इन द केस ऑफ ए गर्ल बिलो 18 ईयर्स द एग्जामिनेशंस ओनली बी कंडक्टेड बाय फीमेल RMP। मतलब अगर कोई लड़की जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या रेप हुआ है उसका, अगर वो 18 साल से नीचे है तो पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 27(2) के अंदर दिया हुआ है कि उसको सिर्फ कौन अटेंड करेगा, फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसको देखेगी। तो कितना बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं। दोज एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट, और दूसरी और बात कि जो हॉस्पिटल रन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, उन्हीं के अंदर जाके उसकी रेप पीड़िता की जांच की जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं वो सेक्शन 164A को कोट करते हैं, किसका सेक्शन 164A, CRPC, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, सेक्शन 164 का सबसेक्शन A किसका, ऑफ CRPC, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, राइट। इसमें वो कहते हैं कि विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम और ऑफ ए पर्सन competent to give such consent on victim's behalf within 24 hours from the time of recovering the information relating to commission of such offense। क्या कह रहे हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी क्राइम होता है, उनके संबंध में लाया जाता है या उनके संज्ञान में लाया जाता है, तो सेक्शन 164A के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि उस विक्टिम का या रेप पीड़िता का क्या लिया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा, मतलब उससे पहले पूछा जाएगा, डायरेक्टली उसके ऊपर फर्स्ट एड दी जाएगी, लेकिन उसके जो कंसेंट है कि मतलब उसको FIR लॉज करना है या नहीं करना, उसके बारे में पहले पूछा जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं द पेरेंट, अगर सपोज करो कि रेप पीड़िता है, वो इस अवस्था में नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज उसको दी गई हैं, वो उसका फिजिकल जो अवस्था है वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, सी इज़ नॉट एबल टू इन दैट सिचुएशन कि वो अपना क्या दे सके, एक कन्फेशन दे सके कि चीज़ें क्या हैं आपके रिगार्डिंग क्या हो रही हैं, कि वो इतनी मैच्योर नहीं है इस समय कि वो अपना फैसला ले सके, तो उसके पेरेंट्स, गार्जियंस या फिर अगर कोई एक पीपल है जो उसकी जो विक्टिम है वो उस पीपल के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर क्या करती है, ट्रस्ट करती है, ठीक है। तो वो उसकी सहमति से पहले वो किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है किसके लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, तो वहीं से वो जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ना उसकी वेजाइना को टेस्ट करेंगे ना कुछ और भी करेंगे, उसकी सारी चीज़ें जो होंगी उसकी सहमति से होंगी, बिना सहमति के उसको छुएंगे भी नहीं, सिर्फ किस पर्पस से छुएंगे, फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो टू फिंगर टेस्ट के रिगार्डिंग जो इतना भ्रम फैलाया जा रहा है ना, और गवर्नमेंट को बेतहाशा मतलब कमेंट्स में बुरा कहा जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट गुड, ओके। बी फैक्चुअल, तब जाके बी लॉजिकल, तब जाके आप किसी को काउंटर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, द एग्जामिनिंग RMP और हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब अच्छा, अब ये सिनेरियो पूरा हो गया, वो हॉस्पिटल में चली गई, उसका कंसेंट भी ले लिया, अगर उसके कंसेंट में उन्होंने कह दिया तो वो पुलिस को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, या तो वो जो महिला डॉक्टर है वो करेगी या फिर जो हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे पहले कि यहाँ पर ऐसा ऐसा करके कुछ केस हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउएवर इफ सर्वाइवर डज नॉट विश टू लॉज FIR और टू इन्वॉल्व इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, RMP इज बाउंड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू विक्टिम। अगर उसने मना कर दिया है कि मुझे FIR नहीं करानी है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिफ्यूज़ करेंगे। कौन रिफ्यूज़ करेंगे, कौन मना करेंगे, कि डॉक्टर्स के अब हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ।
आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं उसमें आपका इलाज होना निश्चित है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल विल बी डॉक्यूमेंटेड। अब उसने जो मना किया है ना वो डॉक्यूमेंटेड होगा। डॉक्यूमेंटेड मीन्स उसका जो मना किया है कि मुझे मेडिकल जो FIR लॉज नहीं करवानी है, एविडेंस ऑफ ये कलेक्शन एविडेंसेस का नहीं करवाना है, उसको कंसेंट पेपर दिया जाएगा, उस पर साइन होंगे या तो उसी पीड़िता के या फिर जो उसके ऊपर जो पीड़िता है जिसके ऊपर ट्रस्ट करती है उससे साइन करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27(2) ऑफ पॉक्सो एक्ट, एवरी हॉस्पिटल डॉक्टर इज बाउंड टू प्रोवाइड फ्री फर्स्ट एड। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको मना करता है ना कोई भी डॉक्टर, अगर कोई रेप पीड़िता है जिसके ऊपर रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, अगर आपको इलाज कराने से कोई भी डॉक्टर मना करता है तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। वो आपको कभी भी मना नहीं कर सकते, बेशक चाहे आप FIR लॉज कराइए या नहीं कराइए, ठीक है। फिर इसकी गाइडलाइंस के आगे चलते हैं। अब यहाँ से बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कि जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। अभी तक तो मैंने बात की कि FIR मना कर दिया, लेकिन सपोज कीजिए अगर FIR के लिए क्या कह दिया, यस, या मतलब उसने कंसेंट दे दिया हाँ में, कि हाँ आप FIR कीजिए, आई एम विद यू, यू कैन कलेक्ट माई एविडेंसेस जो भी है। तो उसके बाद क्या क्या टेस्ट होते हैं, जैसे भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना कि वो टेस्ट कौन सा होता है, 2 फिंगर टेस्ट ना, 2 फिंगर टेस्ट नहीं होता है। बहुत विक्ट्री का साइन कर करके उत्कर्ष के लाडला करके उसका एक चैनल है, उसने बहुत विक्ट्री का साइन बनाया है कि ये विक्ट्री होता है, ये 2 फिंगर टेस्ट है। भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाता। आगे वो बताते हैं स्टेप वाइज, लिखा है स्टेप वाइज अप्रोच टू बी फॉलोड बाय RMP फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन एविडेंस कलेक्शन। उसके बाद जब उसने कंसेंट दे दिया तो किसका पूरा पुलिस आए, जो भी जिस स्टेशन की घटना होगी, पुलिस पूरा प्रोसीजर उसका मेंटेन करेगी, ठीक है, विद इंटीग्रिटी, ठीक है। थर्ड, डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑफेंस एज इन्फॉर्म्ड बाय विक्टिम। पूरी जो भी डिटेल्ड हिस्ट्री होगी कि मतलब कहाँ ये सेक्सुअल ऑफेंस हुआ उसके साथ और कहाँ उसके साथ ये पूरी घटना हुई है, कितने बजे हुई है, ये सारा पूरा डिटेल कलेक्शन होगा, राइट। फिर उसके बाद में चौथा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक किट होती है जिसको या तो रेप किट बोला जाता है या उसको बोला जाता है सेक्सुअल ऑफेंसेस वाली एक किट होती है। उसमें किट में बहुत सारे सामान होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके थ्रू वो क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। पांचवा, एज का एस्टिमेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज एस्टिमेशन। अब आप कहोगे कि एज एस्टिमेशन कैसे, मतलब वो तो एज बताएगी अपनी, सपोज करो वो इस हालत में ना हो, फिजिकल उसका हालत क्या हो, ख़राब हो, या फिर अब आप कहोगे उसका जो आदमी था उसके साथ जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट था या उसके पेरेंट्स थे वो उसकी एज बता सकते हैं, नहीं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या होता है, शक होता है। देखो आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस भी बहुत रजिस्टर किए गए हैं, किसके लिए, रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है क्या कि ये जो है लड़की जो है क्या कर रही है, हमें बरगला रही किस सेंस में कि वो 18 से दिख तो ज़्यादा रही है, 18 साल से, और वो बोल रही है कि मैं 16 या 17 साल की हूँ, तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मतलब जो पुलिस है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या डिमांड कर सकता है, एज के एस्टिमेशन के लिए। और एज का एस्टिमेशन किसके थ्रू किया जाएगा, फिजिकल इन द सेंस कि उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा पहले कंफर्म करने के लिए, फिर रिकन्फर्म करने के लिए किससे पूछा जाएगा, डेंटल के थ्रू से कंफर्म किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या किया जाएगा, उसकी एज का एस्टीमेट किया जाएगा। तो देखो गलत आरोप भी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ना सज़ा इतनी भयंकर है बहुत ज़्यादा, और उसकी बेल वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए प्रॉपरली पुलिस देखो सिस्टम कितना अच्छे से काम करता है कि पहले अगर उनको शक होता है तो एज एस्टिमेशन कराया जाता है, उसकी लड़की की एज की या आयु को
पता लगवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एविडेंस कलेक्शन हो जाएगा किसके हिसाब से, प्रोटोकॉल से, मतलब रूल्स के हिसाब से जो भी दिया गया है। फिर उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में पैकिंग होगी, सीलिंग होगी, मतलब किसकी जो भी एविडेंस कलेक्ट की है, हेयर सैंपल, डीएनए सैंपल, वजाइनल सैंपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो ऑन, उन सब की पैकिंग होगी, सीलिंग होगी। फिर हैंडल किए जाएंगे किसको, कलेक्टेड एविडेंस को किसको दे देंगे, पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या कोई भी ऑफिसर है उनका, उसको दे देंगे, ठीक है। नौमा, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। अब आप कहोगे इंजरी जो मतलब उसको घाव हुए या XYZ जो भी वेजाइना में हुए, हाथ पैर खरोंच दिए उसके, उसमें हुए, तो उसको ट्रीटमेंट तो यहाँ पहले ही कह दिया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना। वो मेडिकल ट्रीटमेंट कब दिया जाएगा, ये वाला कि मतलब ये घावों को ठीक करने वाला, ये तब दिया जाएगा पहले जब उसका इंस्पेक्शन हो जाए। क्यों, क्योंकि फिर वो सबूतों के साथ क्या होगा, छेड़खानी होगी। रिगरस प्रिजनमेंट के लिए और केस को मजबूत बनाने के लिए जो स्थिति जिस प्रकार है उसी स्थिति को उस प्रकार से क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा एक एक करके। उसके बाद उसको जो सीरियस इंजरीज हुई हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, 10th, टेस्टिंग किया जाएगा किसके लिए, कि HIV है या नहीं है, हेपाटाइटिस B डिसीज़ वगैरह उनके लिए, या फिर वो जो औरत है या जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, मतलब जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो महिला डॉक्टर ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया हो, वो सब उसके पास जाएंगे, साइकोलॉजिकली उसको ढांढस बनाएंगे। इट मीन्स कि उसको एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देंगे और उसको एक दोबारा से रिफॉर्म होने की कोशिश कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद चलते हैं मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम। मतलब अब जो कह रहे थे ना 2 फिंगर टेस्ट की, उसकी एक पूरी लिस्ट देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसको लिखा है उन्होंने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, किसका, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम का, जिसके ऊपर रेप का चार्जेस हुए या रेप का कोशिश की गई है, ठीक है। फिर से गाइडलाइंस में क्या लिखा है, ही और सी हैज़ टू इन्फॉर्म द पर्सन बीइंग एग्जामिन्ड अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन केस ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड पेरेंट्स। क्या कहा है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर थी या थे, मतलब XYZ, ही और सी, वो चाहे वो भी हो सकते, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। बिलो 18 है तो फीमेल है, आपको बता दिया मैंने। तो ये कोई भी है, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को पहले क्या करना पड़ेगा, उस पूरी जो पूरा जांच कर रहा है उसका पूरे जांच का स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसको, अगर वो पीड़िता किस में, होश में, समझ है उसकी, तो उसको बताएंगे। फिर उसका कंसेंट लेंगे और जो या फिर पेरेंट्स हैं उसके, उनको पूरा समझाएंगे कि इस टेस्ट में ये होगा, ऐसे ऐसे करके किया जाएगा, और फिर पूरी सैम्पलिंग होगी। तो आपका कंसेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इस मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या है, तो पहले रिमूवल और आइसोलेशन ऑफ क्लोथिंग, मतलब आप समझ ही गए हैं कि क्लोथ्स को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा उसकी बॉडी से, ठीक है। जो प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक है, मतलब जेनिटल पार्ट्स के जो हेयर है उनको सैंपल आउट किया जाएगा। सैंपल्स टेकन फ्रॉम द वजाइना, उसकी वजाइना में से सैंपल्स लिए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। माउथ में से लिए जाएंगे, कि मीन्स जैसे बाइट मार्क्स होते हैं उनको देखना। रेफरेंस ब्लड सैंपल लिया जाएगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ये जो गाइडलाइंस है ना, इन्हीं के अंदर खुद एक बार और रिपीटेड, पहला मैंने बताया था एविडेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया था 2013 में, उसी के थ्रू क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड कर दिया गया था 2 फिंगर टेस्ट। इसमें दोबारा से 2 फिंगर टेस्ट को क्या किया गया है, खत्म किया गया, दोबारा से मना किया गया। देखो लाइंस देखिए कितनी हार्ड है। 2 फिंगर टेस्ट और पर वेजाइनम टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड फॉर इस्टेब्लिशिंग एन इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। किसी भी सेक्सुअल वायलेंस का जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए नहीं किया जाएगा, बहुत जोर लगा के कहा है। एंड नो कमेंट शुड बी मेड ऑन द साइज ऑफ वेजाइनल, क्या, इंट्रोइटस और इलास्टिसिटी ऑफ वेजाइना, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, और अबाउट पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, उसको मेंशन भी नहीं करना है। मतलब जब डॉक्यूमेंटेशन अब प्रक्रिया पड़ी थी ना, हमने अभी बताई थी कि डॉक्यूमेंटेशन होता है,
उस डॉक्यूमेंटेशन में इसको मेंशन भी नहीं करना है, किसको, कि साइज ऑफ वेजाइना या हाइमन टूट गया है। तो सोचो खुद ही आप, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन फिर आप कहोगे तो अब तक टू टेस्ट रेस्ट्रिक्शन किसकी वजह से हो रहा था, तो वो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उस डॉक्टर की उस किसकी वजह से था, ठीक है। 2013 में पहले ही एबॉलिश कर दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या लिखा गया है, मेडिकल practitioners should examine carefully and record the details of sexual violence informed by the victim। जो जिस तरीके से वो विक्टिम बताएगी उस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सच एज, जैसे इंजरीज हो गई, ब्लीडिंग हो गई, कहाँ कहाँ से खून निकल रहा है, कहाँ कहाँ इंजरीज हैं, राइट, स्वेलिंग किधर किधर है, टेंडरनेस किधर किधर है, ठीक है। नेचर ऑफ फोरेंसिक एविडेंस कलेक्टेड। अब नेचर की बात करें, फोरेंसिक एविडेंस किस किस नेचर का कलेक्ट किया जा सकता है। नेचर ऑफ एविडेंसेस कलेक्टेड किसके दौरान, वाइल मेडिको लीगल, क्या पूरा जो किसका था, जो मेडिको लीगल दी गई थी पूरा ट्रीटमेंट किसका, सेक्सुअल असॉल्ट का, ठीक है। तो पहला नेचर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, मैंने पहले बता दिया किस तरीके की वो क्रूर और निर्मम, किस तरीके की वो कायरपूर्ण पूरा जो घटना हुई है वो किस तरीके की है, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है, 1-2 दिन बाद आ रही है जो विक्टिम है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेस्ट होगा। कोई ऐसा है कि ऑन द स्पॉट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर को देखकर उसकी अलग से टेस्टिंग होगी, अलग प्रोसीजर से, ठीक है। सेकेंड है टाइम लैप्स बिटवीन इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड एग्जामिनेशन। जब घटना हुई है और जब वो एग्जामिनेशन हो रहा है उसके बीच में क्या टाइम लैप्स क्या है, मतलब समय का अंतराल कितना है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसके अकॉर्डिंग उस जो ये जो हमारा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है वो इसी तरीके से होगा, क्योंकि सैंपल्स क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है ना। थर्ड, वेदर सर्वाइवल हैज़ बाथेड, मतलब जो रेप विक्टिम है उसने नहा लिया है या नहीं नहाया है, ठीक है। आफ्टर द अकरेंस ऑफ इंसिडेंट, घटना होने के बाद में, ठीक है। वो वाली जो चीज़ें हैं कि हुई है या नहीं हुई है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बाद में बात करेंगे कि इसमें कहा गया है जो डिटेल्स हैं किसकी, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, मतलब सैंपल्स जो कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा हल्का हल्का ओवरव्यू देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो हमारी रेप की किट होती है, मतलब किस प्रकार से जांच की जाती है उसके बारे में, ताकि भ्रांतियाँ ना फैलें, ठीक है। पहला सैंपल, फर्स्ट सैंपल जो होता है उनका क्लोथिंग, कपड़े। लेकिन देखिए इसको भी काफ़ी बारीकी से लिया जाता है, कैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लेट द विक्टिम शुड अनड्रेस ऑन ए क्लीन वाइट शीट ऑफ पेपर। पहले एक वाइट शीट ऑफ पेपर बड़ा सा बिछा दिया जाएगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट एनी फॉरेन मैटर, की मतलब बाहर से अगर उसकी जैसे मिट्टी है, राइट, या फिर उसके बाइट मार्क्स हैं, या फिर उसका सीमन ही मान लो, या फिर उसकी नीजिंग है, या फिर उसकी कफिंग है, या फिर उसका कोई ऐसा बायोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है, या नेल्स के थ्रो किया गया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अनड्रेस करते टाइम क्या हो जाए, गलत जगह गिर जाए, तो उसको कलेक्ट करना बहुत हार्ड होगा। कितनी ज़्यादा सावधानी बरती जाती, पहले पूरा वाइट पेपर बिछाया जाता है, उसके बाद उस लड़की को या औरत को वहाँ पे अनड्रेस करवाया जाता है, ठीक है। पर्पज़ क्या होता है, सिंपल है, आपको पता ही है, या तो ब्लड का डिटेक्शन कराना कि ब्लड वगैरह का सैंपल ना मिल जाए, ठीक है। सलाइवा, सीमन, वजाइना के अगर वेजाइनल सीक्रेशन हुआ है उस पीरियड के दौरान जिस समय सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो कलेक्ट करना, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम और अक्यूज्ड बाय डीएनए। इस सब की ज़रूरत क्या थी, जो पूरा पर्पज़ इसकी ज़रूरत क्या थी, डीएनए प्रोफाइलिंग हो सके, किसकी, जिसने भी इस रेप को किया है, ठीक है। सेकंड, जो कलेक्ट किया जाता है क्लोथ्स के अलावा, अगर जो रेप विक्टिम या सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर है उसने सैनिटरी पैड्स पहन रखे हैं तो उसको कलेक्ट किया जाएगा, राइट। और इफ़ द क्या कहें जो प्रिवेंटिव इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक कॉन्डम एंड ऑल सच थिंग्स की उनको क्या किया जाएगा, प्रिजर्वेंस के लिए उसको क्या रखा जाएगा, टेस्ट के लिए रखा जाएगा, ठीक है। किस पर्पज क्या है, सीमन का डिटेक्शन, ठीक है,
थर्ड, एविडेंस ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर से क्या क्या एविडेंस मिल सकते हैं उन्हें। एविडेंस ऑन बॉडी, अब क्या क्या उठाएंगे इस पे से देखना। बाइट मार्क्स, काटने के निशान, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एविडेंस जो प्रेजेंट है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, उसको एग्जामिन करेंगे। लेकिन ऐसे ही एग्जामिन नहीं करेंगे सिंपल, आपने देखा ये सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं जैसे ही हमको लगती हैं, जो भी हमें कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बता रहा होता है। कैसे एग्जामिन करेंगे, क्लियरली गाइडलाइंस में दे रखा है क्या, कि एविडेंस साइट को एग्जामिन करेंगे पहले पेशेंट से पूछकर, बाद में क्या यूज करेंगे, यूवी लाइट सोर्सेज का। किसका, यूवी लाइट सोर्स का, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्सेज का यूज़ करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा कि हम उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों। सपोज करो यहाँ पर जो हमारा जिसने भी रेप किया है उसको जो रेप विक्टिम है उसने क्या किया, खरोंचा है, तो उसका सैंपल किसका, ब्लड का, खरोंचते टाइम कहाँ गिर पड़ा है, उस लड़की के क्लोथ्स पर या उसकी बॉडी पर। तो ब्लड, आपको भी पता है जो ब्लड के धब्बे होते हैं वो गायब हो जाते हैं कुछ समय बाद, देखा है ना आपने। तो उनको स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूवी लाइट का, राइट। फिर उसके बाद स्वैब्स को यूज किया जाता है। स्वैब्स मतलब जो रुई के जो वो होती हैं, मतलब तिल्ली जैसी होती है, उसके ऊपर रुई लपेटी होती है, तो वो स्वैब की पूरी किट है, उसको यूज किया जाता है किसको, कलेक्ट करने के लिए एविडेंस मटेरियल को। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उन स्वैब्स को क्या किया जाता है, गीला किया जाता है। किसके सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में करेंगे, साइंस वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, फॉस्फेट बफर्ड सलीन में। फॉस्फेट बफर्ड सॉल्यूशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबीएस के सॉल्यूशन में, राइट। फिर उसके बाद उसमें से जितने भी धब्बे हैं XYZ उसकी बॉडी पे एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो गाइडलाइंस और भी हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसका DNA एविडेंस कलेक्शन किट जो होती है, जिसको बोलें SAECK, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंसेस कलेक्ट करना किसके थ्रू, DNA की किट के थ्रू, जो रेप किट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ये तो ज़रूर पता चल गया होगा कि जो 2 फिंगर टेस्ट है ये बिल्कुल भी, मैं फिर दोबारा से जोर लगा के कह रहा हूँ कि बाय फैक्ट्स, अगर आपको देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस PDF का, कि बाय फैक्ट 2 फिंगर टेस्ट का रेप के टेस्ट से, कि रेप के पता लगाना कि ये हुआ या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ डोंट स्प्रेड रूमर्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड